भारतीय संविधान ने सभी भारतीय नागरिकों को खाने पीने, वस्त्र धारण करने, अपना निजी जीवन जैसे चाहे जीने का अधिकार दिया है। इतना ही नहीं, अन्य और गैर भारतीयों की धार्मिक, जातीय, भाषाई, क्षेत्रीय भावनाएं या फिर अन्य लोगों के निजी जीवन को आहत किए बगैर कोई भी नागरिक अपने अनुसार अपना जीवन जी सकता है। लेकिन इन अधिकारों के साथ यह भी आवश्यक है कि समाज में बनाए गए कानून, आचार, अनुशासन का पालन हो। इसलिए कोर्ट में अधिवक्ताओं, पुलिस में सिपाहियों, सेना में सैनिकों तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में धर्म संप्रदायों से उठकर एक ड्रेस कोड यानी विशिष्ट पोशाक पर बल दिया गया है। यही बात स्कूल और कॉलेज पर भी लागू होती है। पिछले कुछ महीनों में भारत के कर्नाटक राज्य में हिजाब को लेकर जो कुछ घटा वह एक असाधारण था। एक स्कूल जिसमें पिछले 30 वर्षों से ड्रेस कोड लागू था, उसमें अचानक एक दिन कुछ लड़कियां अपने आप को नक से शिख तक हिजाब में ढककर आने लगती हैं। मना करने पर धर्म इस्लाम की दुहाई देकर प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है। सड़कों पर पथरावबाजी, दुकानों और घरों में आगजनी एवं लूटपाट, कट्टरपंथियों के भड़काऊ बयान भी दबाव बनाने वाली रणनीति का हिस्सा होते हैं। इसी लड़ाई में जल्द ही भारत के बुद्धिजीवियों की एक विशिष्ट जमात, जिसको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मशहूर समाजशास्त्री डॉक्टर साल्वातोर बाबोस ने भारत विरोधी करार दिया है, वो इन कट्टरपंथियों के समर्थन में खड़ी हो जाती है और उनके साथ ही आ खड़े होते हैं आंदोलनजीवी, स्वयं घोषित लिबरल, फेमिनिस्ट तथा वो मीडिया कर्मी जो नाम से जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो पार्टी लाइन पर ही अपनी दुकानें चलाते हैं। और फिर इस कॉकटेल से जनता है अस्थिरता, असुरक्षा और भारत विरोधी माहौल। नमस्कार, मैं हूँ भारती बघेल और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बड़ी बात में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वामपंथियों, बुद्धिजीवियों, फेमिनिस्ट, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज और फिल्म एवं राजनीति जगत के लोगों की, और आपके सामने लाएंगे उनके दोगलेपन को। विश्वास कीजिएगा, रंग बदलने वाला गिरगिट भी इन बहरूपियों के आगे पानी भरता मिलेगा। शिक्षिकाओं से भी कहा गया कि वे हिजाब उतार दें, बुर्का उतार दें। यह दृश्य अपने आप में शर्मनाक था। मैं जानता हूं कि अगर किसी महिला से सरे बाजार दुपट्टा उतारने के लिए कहा जाए तो आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो सुना आपने, ये है रवीश कुमार। कहने को तो पत्रकार हैं, लेकिन हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे ले जाने में इनकी भूमिका सबसे आगे दिखती है। जहां दुनिया में मुस्लिम महिलाएं हिजाब उतार फेंकने के अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं ये महाशय उन्हें हिजाब में ढकने की बात कर रहे हैं, वो भी स्कूल, कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों में जहां एक ड्रेस कोड अनिवार्य माना जाता है। इसके अलावा हम आपको कुछ और भी ट्वीट्स दिखाते हैं जिसमें वामपंथी लिबरलों का दोगला चेहरा साफ नजर आएगा। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो पता चलेगा कि महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों पर इंटरव्यूज देने वाले तथा बड़े बड़े कॉलम, ब्लॉग लिखकर या इंटरव्यू और पैनल डिस्कशन में महिलाओं की आजादी की बातें करने वाले यही लोग महिलाओं के हिजाब को जायज बता रहे हैं। देश के वाम उदारवादी मुस्लिम पक्ष के साथ खड़े हैं और दो तरह के तर्क दे रहे हैं। पहला है कि मुस्लिम छात्राओं को क्या पहनना है यह चुनने का अधिकार उन छात्राओं का है, इसमें शासन प्रशासन का कोई अधिकार नहीं बनता है कि वे इस मामले में दखल दें। इन वामपंथियों का दूसरा तर्क ये है कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं के लिए आवश्यक है क्योंकि इस्लामी प्रथाओं में इसे जरूरी बताया गया है। आइए अब आपको ले चलते हैं ईरान में। ईरान में भी हिजाब खूब चर्चे में है। ईरान में शरीयत कानून लागू है और वहां महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर सजा का भी प्रावधान है। यहाँ सितंबर के महीने में हिजाब नहीं पहनने पर 22 वर्षीय महसा अमीनी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद से ईरान के साथ साथ विश्व के कई शहरों में इस्लामी कट्टर कानूनों के खिलाफ हजारों लाखों मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी और इस दौरान महिलाओं ने न सिर्फ अपने हिजाब को जलाया बल्कि अपने बाल भी काटे। ऐसे में ईरान में महिलाओं के प्रदर्शन का बलपूर्वक दमन भी किया गया। इस टकराव में 100 से अधिक महिलाओं और सुरक्षा बलों की मौत भी हुई।
पूरी दुनिया ने इस्लामिक कट्टरपंथ का बर्बर रूप देखा। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने ईरान के सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारी मुस्लिम महिलाओं पर बल प्रयोग की घोर निंदा की। بر مسیح ما اومدیم کاخ شم هممون بی‌حجابیم اینم از دختران بی‌حجاب من از دختران نه به حجاب اجباریم इन दो आंदोलनों की समीक्षा करेंगे तो पता चलता है जो बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता गला फाड़कर भारत में हिजाब का समर्थन कर रहे थे, उन सभी को ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी आंदोलन पर जैसे सांप सूंघ गया है। इस खान मार्केट गैंग और झोला छाप स्कॉलर्स के जुबान पर जैसे लकवा मार गया है। उनके मुंह से ईरान आंदोलन के बारे में एक शब्द भी नहीं निकला। वैसे यह पहली घटना नहीं है जिसमें वाम उदारवादियों का दोगलापन सामने आया है। चीन में लगभग एक दशक से चल रहे उइगर मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सबकी चीन के आगे बोलती बंद है। वहीं भारत में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर आई एम अशेम्ड टू बी इंडियन का नारा लगाने वालों की जुबान पर जैसे ताला लग जाता है। सबरीवाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए आंदोलन चलाने वाले जामा मस्जिद और हाजी अली में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर चुप्पी धारण कर लेते हैं। वामपंथियों और उदारवादी का स्वार्थ एवं दोगलेपन का इतिहास पुराना है। इसी वर्ष जनवरी 2022 में केरल की वामपंथी सरकार ने छात्र पुलिस कैडेट यानी एसपीसी परियोजना में शामिल मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और साफ कहा था कि इससे राज्य में धर्मनिरपेक्षता प्रभावित होगी। इतना ही नहीं, केरल में 150 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने वाले मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी यानी MES ने वर्ष 2019-20 सत्र से चेहरा ढकने वाले सभी पहनावे पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें हिजाब भी शामिल था और जारी सर्कुलर में साफ कहा गया था कि ड्रेस कोड मर्यादित होना चाहिए और चेहरा को ढका नहीं होना चाहिए। जब ये फैसले लिए गए तब इन वाम उदारवादियों के कान में जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि केरल में वामपंथी सरकार है और उन्हीं वामपंथी उदारवादियों को बीजेपी शासित कर्नाटक जब स्कूल में हिजाब पहनने से रोका जाता है क्योंकि इससे धर्मनिरपेक्षता प्रभावित होती है, तो उन्हें इसमें इस्लामोफोबिया दिख जाता है। ये है इनका दोहरा चरित्र। क्या यह दोहरा मापदंड वाम उदारवादियों के साथ जिहादी सेकुलर झुंड की उस सच्चाई को उजागर नहीं कर रही है जिसमें उनकी मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लिए घृणा छुपी है? वहीं महिलाओं को अपनी मर्जी से जीने की वकालत करने वाले वामपंथियों का दोगला मापदंड भी यहाँ साफ दिखा। जहां ये वामपंथी कर्नाटक की मुस्लिम छात्राओं के पक्ष में बोलते हुए कहते हैं कि छात्राओं को क्या पहनना है ये चुनना उनका अधिकार है, वहीं ईरान में जब महिलाएं पहनने के अधिकार को लेकर संघर्ष कर रही हैं तो ये लोग ईरान की उन महिलाओं के साथ खड़े न होकर इस्लामिक कट्टरपंथियों का साथ देते नजर आए। सवाल ये भी उठता है कि जब ईरान में महिलाएं हिजाब से मुक्ति पाने के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तब भारत में खुद को लिबरल कहने वाले ये अर्बन नक्सल हिजाब के लिए इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? और तो और भारत में वामपंथी महिला इकाई जो कि अपने भाषणों में महिलाओं की आजादी की बात करती है, उनके अधिकारों के लिए लड़ने के दावे करती है, पूरे विश्व में महिलाओं पर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का दम भरती है, पैदल मार्च, कैंडल मार्च निकालने की बात करती है। क्या ईरान के इस मामले में ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं मिला। क्या यह इसलिए है क्योंकि उनका पूरा तंत्र भारत में मुगल कालीन हिजाब का समर्थन कर रहा है? इस वामपंथी महिला इकाई का दोहरा चरित्र भी दुनिया के सामने आया। दरअसल वामपंथ का मुख्य उद्देश्य हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ खड़े रहना है। और भी ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुत से मामले हैं जो वाम उदारवादियों के दोहरे चरित्र को उजागर करते हैं। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद वहां महिलाओं की जिंदगी नरक हो गई है। महिलाओं के अधिकारों पर अंकुश लगाने वाले कानूनों को बनाया जा रहा है और उन्हें सख्ती से लागू भी किया जा रहा है। यहाँ महिलाओं का सार्वजनिक जीवन समाप्त हो चुका है। हिजाब न पहनना उनके लिए सबसे बड़ा अपराध है। उनकी तालीम पर रोक लगाई गई है और बाहर जाने पर प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र संगठन से लेकर दुनिया के तमाम महिला संगठन भी इन यातनाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
लेकिन वामपंथी, लिबरल और इनके महिला संगठनों को इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा यह अत्याचार ना तो दिखाई दे रहा है और ना ही सुनाई पड़ रहा है। ये है इनका दोहरा मापदंड। आज भारत में हिजाब पहनने की वकालत करने वाले दोहरे चरित्र वाले ये लोग इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ मिलकर मुस्लिम महिलाओं के दमन में बराबर के भागीदार हैं। भारत सरकार ने जब मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ी सबसे खतरनाक प्रथा 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की बात शुरू की तो इन लोगों के सीने पर सांप लौट गया और इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ मिलकर सड़कों पर उतर आए। मुस्लिम महिलाओं को इस कानून के खिलाफ भड़काया भी। उन्हें बताया गया कि ये तो केंद्र की मोदी सरकार की चाल है जो मुस्लिम समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच दरार डालना चाहती है, इस्लामिक परंपराओं को तोड़ना चाहती है। लेकिन हुआ क्या? कानून बना और लागू भी हुआ और आज भारत में 3 तलाक कानून ने ही मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी है। कर्नाटक हिजाब मामले पर जिस प्रकार से वाम उदारवादियों, कथित धर्मनिरपेक्ष समूहों द्वारा इस पूरे प्रकरण को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया गया, उससे इसमें कोई संदेह नहीं कि भीमा कोरेगांव दंगे, असहिष्णुता, अवार्ड वापसी, ट्रिपल तलाक, सीए प्रदर्शन, किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर से देश में अराजकता को बढ़ावा देने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य देश में हिंदुत्व के खिलाफ माहौल बनाना है और पूरी दुनिया में बदनाम करना है। ईरान में महिलाएं हिजाब ना पहनने के अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं। वहीं भारत में यह संघर्ष मुस्लिम छात्राएं स्कूल में हिजाब पहनने के लिए कर रही हैं। लेकिन विडंबना ये है कि इस मामले में कट्टरपंथी मुस्लिम और वामपंथियों ने मिलकर मुस्लिम छात्राओं को दिग्न भ्रमित किया है। उनसे प्रथा और पहचान बचाने के नाम पर हिजाब ना पहनने के अधिकार को छीना जा रहा है। ये लोग इस्लामी प्रथाओं के नाम पर न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर नियंत्रण रखने का जाल बुन रहे हैं, बल्कि उनके कंधों पर बंदूक रखकर हिंदू और हिंदुत्व को शिकार बना रहे हैं। ईरान में महिलाएं हिजाब न पहनने के अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं। वहीं भारत में यह संघर्ष मुस्लिम छात्राएं स्कूल में हिजाब पहनने के लिए कर रही हैं। लेकिन विडंबना ये है कि इस मामले में कट्टरपंथी मुस्लिम और वामपंथियों ने मिलकर मुस्लिम छात्राओं को दिग्भ्रमित किया है। उनसे प्रथा और पहचान बचाने के नाम पर हिजाब न पहनने के अधिकार को छीना जा रहा है। ये लोग इस्लामी प्रथाओं के नाम पर न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर नियंत्रण रखने का जाल बुन रहे हैं, बल्कि उनके कंधों पर बंदूक रखकर हिंदू और हिंदुत्व का शिकार करना चाह रहे हैं। ऐसे में क्यों ना भारतीय मुस्लिम महिलाओं को कट्टरपंथी मुस्लिम और वाम उदारवादियों से सावधान हो जाना चाहिए। तो ये था हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।